नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी है उससे आपको पहले रूबरू कराएंगे। प्रोन्नत आईएएस जो है अधिकारी ने 5 कालिदास मार्ग पर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की है। तो सुशासन पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी है। पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया है। मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास, सुशासन की ओर प्रभावी बनाने, शासन प्रशासन के बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर भी संक्षिप्त में चर्चा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने का भरोसा भी दिलाया। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का आज कार्यक्रम है। आज 2 जिलों के दौरे पर पंकज चौधरी रहने वाले हैं। लखीमपुर और श्रावस्ती जिले का दौरा करेंगे। लखीमपुर में कई जगहों पर स्वागत किया जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के संग में बैठक करेंगे प्रदेशाध्यक्ष। दोपहर 12 बजे पंकज चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार जिलेवार तरीके से दौरा कर रहे हैं। आज 2 जिलों के दौरे पर हैं पंकज चौधरी। लखीमपुर और श्रावस्ती जिले का दौरा करेंगे और फिर लखीमपुर में कई जगहों पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से राजेश यादव जुड़ रहे हैं। राजेश, अब जिलेवार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो है वो दौरा कर रहे हैं और आज कई बड़े ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, आज उनका लखीमपुर और श्रावस्ती का 2 जिलों का दौरा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले भी पंकज चौधरी लगातार प्रवास पे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा भी कर चुके हैं। उसी क्रमवार में अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती का भी आज दौरा है। और लखीमपुर में कई जगह पे उनका स्वागत समारोह का प्रोग्राम रखा गया है। उसके अलावा कुछ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देखा जाए तो आज लखीमपुर में देखा जाए तो 8 बजे जो है ग्राम विकासखंड मिहिरपुरवा बहराइच और साथ अगर देखा जाए तो सुबह 10:30 बजे लखीमपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीम की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे जी। पश्चात अगर 11:30 बजे बात किया जाए तो श्रीनगर और चौधरी चरण सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा अगर बात की तो लगभग 12:15 बजे नवभारत प्रांगण में वृक्षारोपण करते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कि अलावा देखा जाए तो पंकज चौधरी आज लखीमपुर में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। उनके साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लेकर आज समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पंकज चौधरी का दोनों जिलों का दौरा है, लखीमपुर और श्रावस्ती का। तो लखीमपुर में आज तमाम उनके कार्यक्रम है। तो आप वहां पे प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर मंथन करेंगे, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि अब चुनावी मूड में जो पार्टियां हैं वो आने लगी हैं, अब ऐसे में क्या चुनाव की आहट आने लगी है भारतीय जनता पार्टी में? चूंकि जिलेवार तरीके से पंकज चौधरी लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक का दौर चल रहा है और जमीनी स्तर पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उतरना है, क्या मजबूती होनी चाहिए, चूंकि इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है?
बिल्कुल, देखिए पंकज चौधरी के कंधों पर बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ओबीसी चेहरे को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो उसको देखा जाए तो जिस तरीके से पिछड़े वर्ग से आते हैं पंकज चौधरी, तो जाहिर सी बात है कि उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए जला रही थी, चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और उसी को लेकर पंकज चौधरी जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, सभी जिलों में जाकर वहां प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनकी मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ 2027 की जो तैयारियां हैं, किस तरीके से रणनीति बनाना है, किस तरीके से 2027 को फतेह करना है, उस पर भी चर्चा और विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर में कई जगहों पर पंकज चौधरी का स्वागत होगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के संग बैठक करेंगे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी। दोपहर 12 बजे पंकज चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे कि आखिर आगे के कार्यक्रम क्या है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रही हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि कैबिनेट में जो सभी मंत्री बैठेंगे और उसके बाद जो बैठक चलेगी उसमें ये मंजूरी के बाद ही नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। प्रदेश में 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। एआई, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। हेल्थ टेक, एग्रीटेक और रोबोटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर उद्यमियों को अतिरिक्त इससे लाभ मिलने वाला है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप्स को विशेष सहायता मिलने वाली है। आईटी मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि नई स्टार्टअप नीति जो है वो जल्द लागू की जाएगी और इसी दिशा में सरकार की ओर से काम भी किया जा रहा है। तो एआई, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी पर जोरदार सरकार का फोकस है, जिसमें आपको बता दें कि महिला हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर हो, उद्यमिता को अतिरिक्त इसका लाभ देने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आईटी मंत्री की ओर से भी कहा गया है कि नई स्टार्टअप नीति जल्द लागू होगी। तो यूपी में नई स्टार्टअप नीति लागू होगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। एक साथ जब कैबिनेट मंत्री बैठक में बैठेंगे तो चर्चा की जाएगी, इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद फाइनलाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी बड़ी जानकारी साझा की जाएगी। अगली बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रही है। बातचीत के लिए तैयार हुआ है मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आज बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होगा ये पैनल और मस्जिद कमेटी के वकील भी शामिल होंगे। पहले मस्जिद कमेटी ने इनकार किया था, शासकीय अधिवक्ता भी सरकार का इसमें पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो इनकार किया गया है, शासकीय अधिवक्ता सरकार का पक्ष रखेंगे इसमें। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद मामले को लेकर जो मामला ये कोर्ट में लंबित है, बातचीत के लिए तैयार हुआ है मुस्लिम पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर आज बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता प्रक्रिया में पैनल शामिल होगा, मस्जिद कमेटी के वकील भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ पहले मस्जिद कमेटी ने इनकार किया था, लेकिन अब ये कहा गया है कि इस बैठक में शामिल होंगे। शासकीय अधिवक्ता भी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पैनल को तैयार किया गया है ताकि बातचीत कर इस बैठक के जरिए फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर आज बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पैनल में लोग शामिल होते हुए नजर आएंगे, दोनों पक्ष के लोग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, अब जिस तरह से पैनल तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और दोनों पक्ष आज आमने सामने बैठेंगे, क्या लगता है बातचीत से जो रास्ता है वो निकल पाएगा? देखिए खुशबू, सबसे बड़ी चीज अहम ये है कि ज्ञानवापी जो बड़ा घटनाक्रम है, इसकी मध्यस्थता जो है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की होनी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पहल की है और वाराणसी के एडीजे
कस्टम द्वारा जो है दोनों पक्षों को नोटिस भेजी गई है कि आमने सामने होकर इसका वैकल्पिक हल निकाला जा सके। लेकिन बात बड़ी यह है कि मुस्लिम पक्ष जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है लगातार इसका कहीं न कहीं अंदर खाने से विरोध कर रहा है। और सवाल ये उठता है कि जो उसके सचिव हैं मोहम्मद यासीन, वो लगातार यह कह रहे हैं कि चूंकि ज्ञानवापी प्रकरण बड़ा मुद्दा है, इसके पहले तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेके कोर्ट मध्यस्थता करा सकती है, लेकिन ज्ञानवापी और तमाम ऐसे जो धर्म से जुड़े मसले हैं, इसको अगर कोर्ट के माध्यम से जो सुनवाई है उसके दरमियान अगर हो तो बेहतर होगा। देखने वाली बात यह होगी कि चूंकि अभी 11 बजे से बैठक थोड़ी देर बाद होने वाली है खुशबू, इसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी शामिल होता है कि नहीं। एक तरफ से अंजुमन इंतजामिया कमेटी और मसाजिद कमेटी खारिज कर रहा है कि हम बैठक में नहीं शामिल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि मसाजिद कमेटी के जो अधिवक्ता हैं वो दोनों शामिल होने वाले हैं। इसमें खुशबू एक अहम मुद्दा यह और आता है कि 1882 राठी गौरी बनाम वगैरह, और दूसरा है 34-23 शैलेंद्र व्यासपीठ का मामला है, तीसरा है 61-93 लॉर्ड विशेश्वर। लगभग 4 ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है कि ये चारों मामले अगर बैठ के हल किए जाते हैं, श्रृंगार गौरी हो चाहे लॉर्ड विशेश्वर हो चाहे व्यासपीठ हो चाहे अन्य एक और है, उसको जोड़ते हुए अगर ये बैठक से हल हो जाता है मामला, इसके एवज में कोई और विकल्प निकल सकता है, इसका कोई आपसी सामंजस्य बन सकता है, तो इसको लेके बैठक होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात यह होगी 11 बजे जो बैठक होने जा रही है, क्या उसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कोई वक्ता, कोई महासचिव या मसाजिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सिरे से मसाजिद कमेटी इसको खारिज कर रही है खुशबू। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो आखिर सरकार माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पैनल तैयार किया गया है और कहा गया है कि बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाए, तो मुस्लिम पक्ष के लोग इसको इनकार क्यों कर रहे हैं? चूंकि इनकार की पहले खबरें आई हैं, अब ये कहा गया है कि बैठक में शामिल हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस बैठक के जरिए आप सोल्यूशन इसका निकालिए, मुस्लिम पक्ष तैयार क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से इसके पूर्व में 1991 वर्षीय एक्ट का हवाला दिया गया था, कोर्ट में सुनवाइयां चली थी, उसके साथ साथ व्यासपीठ का जो तहखाना है वो खोला गया, लॉर्ड विशेश्वर को पूर्णतः संरक्षित किया गया, जो दोनों पक्ष वहां पे पूजा पाठ नहीं कर सकता, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो वजू खाने का दावा कर रहा था वो नहीं हो सकता है, ASI सर्वे की रिपोर्ट और कमीशन की रिपोर्ट तमाम इशारे कर रही है कि जो हिंदू पक्ष का जो मस्जिद जो मुस्लिम पक्ष का मस्जिद है, माफी चाहूंगा, उसको हिंदू पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहीं न कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रिपोर्टें आई हैं, इस तरीके से कमीशन की रिपोर्ट आई है, ASI ने प्रूव किया है, तमाम ऐसे बिंदु हैं, अगर उस पहलू पे देखा जाए तो हिंदुओं की ओर इशारा करता है। तो सबसे बड़ा बिंदु यह है कि मसाजिद कमेटी उससे इसलिए दूर भागना चाह रही है, जो समझ में आ रहा है अभी तक की बातों से, कि जो अभी तक के रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे है, जो तमाम अभी तक दलीलें हुई हैं, वो कहीं न कहीं हिंदू की ओर इशारा करते हुए नजर आ रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि 1991 वर्षीय एक्ट का लगातार अंजुमन इंतजामिया कमेटी हवाला दे रहा था, लेकिन 1991 वर्षीय एक्ट एडमिट उस पर नहीं करता है, क्योंकि भौगोलिक संरचना को टच नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर मुकदमा चल सकता है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसपे लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी बैकफुट पे आते नजर आ रहा है खुशबू जी। रहेगा इस पर नजर। धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आषाढ़ अमावस्या के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान कर परिवार के सुख समृद्धि, देश की खुशहाली की कामना की है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए। संगम क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और स्नान पर्व शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया जा सके। अगर आषाढ़ की अमावस्या मंगलवार को पड़ जाए तो इसका लाभ विशेष बढ़ जाता है। जैसे करोड़ सूर्य ग्रहण में जो स्नान किया जाता है उसका फल एक ही बार में प्रयाग में गंगा स्नान आज के दिन हो जाता है, क्योंकि आज मंगलवार है ना, तो इसमें
ये सूर्य ग्रहण का जो फल प्राप्त हुआ नहाने का, उसका फल ज़्यादा प्राप्त होता है इसे में नहाने। और आज के दिन जो व्यक्ति अपने माता पिता के नहीं हैं, उन्हें तर्पण करना, पिंडदान करना, गोदान करना इत्यादि जो भी दान हैं अच्छे, वो करने से उनके परिवार में खुश समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार को भौम भी कहते हैं, और आज अमावस्या है तो भौमवती अमावस्या पड़ती है। और अमावस्या का हमारे संस्कृति में ये महत्व है कि पूर्वजों के लिए अमावस्या मनाई जाती है। इसमें हम जो निमित्त जो स्नान, ध्यान, पूजा पाठ या दान दक्षिणा करते हैं, उसके निमित्त हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। वो जिस भी गति में है उनको उचित गति प्राप्त। तो कुशीनगर के तमु कहिरगाज ब्लॉक की बीजेपी महिला ब्लॉक प्रमुख अनुराधा राय के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। राज्यपाल की अनुमति के बाद उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए। उन पर स्कूल और अस्पताल की भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के खेल मैदान बनवाने और मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की धनराशि के दुरुपयोग के आरोप हैं। डीएम आयुक्त और सचिव स्तर की जांच में आरोप प्रथम दृष्टता सही पाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। मामले की अंतिम जांच के निर्देश पर डीएम कुशीनगर को दिए गए हैं और ये कार्रवाई बीजेपी विधायक असीम कुमार की शिकायत के बाद हुई, जिससे जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। एक जगह यह सूचना थी कि हमारे ग्राम सभा में फलाने के घर से फलाने के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य होना था और नाला बनवाना था। नाला नहीं बनवाया गया, सिर्फ इंटरलॉकिंग करवाया गया। तो इस तरह की विभिन्न शिकायतें आ रही थी, लगातार शिकायतें आ रही थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की एक नीति है कि भ्रष्टाचार के विरोध में हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो मैंने जिलाधिकारी को लिख दिया कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो कृपया आप इस पे जांच करके अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें। तो वही कौशाम्बी जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। आरोप है कि तय दुल्हे की जगह दूसरे युवक को मंडप में बैठाकर सरकारी योजना का लाभ देने की कोशिश की गई। विवाह की प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन में फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड मिल नहीं खाने पर अधिकारियों को शक हुआ और पूरा मामला उजागर हो गया। प्रशासन ने तत्काल विवाह पंजीकरण निरस्त कर दिया है। पुलिस ने युवती के परिजन समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि कल सामूहिक शादी विवाह कार्यक्रम जो था, उसमें एक नगमा नाम की लड़की का रजिस्ट्रेशन था शादी के लिए, और उसके हस्बैंड का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया था शादी के लिए। जो है तो नगमा आई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसका जो पति जिससे शादी होनी थी वो उपस्थित नहीं हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इसलिए उसको शादी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वो पता चला कि जो है कि कहीं वहाँ मंडप में जाकर बैठ गए थे किसी शादी में, लेकिन जो है जो सरकारी रिकॉर्ड में उसकी शादी नहीं हुई, उसको हटा दिया गया था। तो गोरखपुर में एसटीएफ और खोराबाड़ पुलिस की ओर से ये देखा गया है कि संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के अनुसार वो मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा था और पूर्व बसपा प्रत्याशी कलामाउद्दीन खान हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक मुख्य आरक्षी भी घायल हुआ है। मौके से पिस्टल, बाइक और कारतूस बरामद किए गए। एसटीएफ अब उसके नेटवर्क और सहयोगियों की जांच कर रही है। मानसून के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव दलों की तैनाती की गई है और राहत और बचाव से जुड़े सभी आवश्यक इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन के अनुसार नदियों में स्तर बढ़ने के बावजूद
यमुना और गंगा में पानी अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है। प्रशासन बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले संवेदनशील इलाकों में बचाव दलों को तैनात करने के साथ ही दूसरे इंतजामों को भी दुरुस्त कर रहा है। अभी बाढ़ जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन राइजिंग ट्रेंड है, नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी हालांकि खतरे के निशान से काफ़ी नीचे हैं नदियाँ, लेकिन बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने पूरे जो भी मशीनरी है उसको हाई अलर्ट पे कर दिया है। जो भी हमारी बाढ़ चौकियाँ हैं उनको सही करा लिया गया है। जो भी लोगों को विस्थापित करना है उनके खान पान की व्यवस्था, बाकी चीज़ें, दवाइयों की व्यवस्था, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो सबको सुनिश्चित कराया गया। इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है और उनको भी डिप्लॉय उन प्रभावित क्षेत्रों में कर दिया गया है जहाँ पर कि बाढ़ संभावित है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ है और जल पुलिस है वो भी तैनात हैं और वो भी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन में अब तक उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहा है। राज्य में 1 जून से 12 जुलाई के बीच कुल 158.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 190.9 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, यानी बारिश में 17% की कमी रही है। हालांकि प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि अगर मानसून जोर पकड़ता है तो वो हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग ने खाया है जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। फर्रुखाबाद में 25,000 के नामी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और छुरी की बरामद। बदायूं में विवाहिता की बेटी की गला घोंटकर हत्या, पति जेठ समेत 3 गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। अम्बेडकर नगर में घर के अंदर रखे ड्रम को सांपों ने बनाया बसेरा। मिले 2 दर्जन से ज्यादा सांप। सपेरे ने सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। अम्बेडकर नगर में रास्ते के लिए दीवार गिराने का प्रयास किए गए। भूमाफियाओं की ओर से अपने प्लॉट तक जबरन रास्ता ले जाना चाह रहे थे दबंग। पीड़ित की तहरीर के बाद भी नहीं कोई कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में 50 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों में एक महिला समेत 3 पुरुष शामिल। गुंजा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की बड़ी कार्रवाई। लाखों की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार। मकान ध्वस्तीकरण कराने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। अलीगढ़ में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला। समाजवादी पार्टी ने की कार्रवाई की मांग। जिलाध्यक्ष ने बुलडोजर एक्शन समेत पीड़िता के इलाज और परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग। फतेहपुर में गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी चढ़ाए पुलिस के हत्थे। आरोपी पर कई थानों में चोरी समेत कई मामले दर्ज, मुकदमे भी दर्ज किए। एटा में युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डाला अपने ऊपर पेट्रोल। आत्महत्या करने का किया है प्रयास। पुलिस कर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए बचाई युवक की जान। झांसी में ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूटकांड मामले का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 4 आरोपी अब भी फरार। मामले की तफ्तीश जारी। कन्नौज में ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाली महिला के गिरोह पर शिकंजा। 4 महिलाओं को पुलिस ने किया है अरेस्ट। ग्राहक बनकर चोरी की वारदात को देती थी अंजाम। फर्रुखाबाद में बेटे ने पिता की ईंट और कुर्सी मारकर की हत्या। बेटे का पिता से जमीन के मामले में हुआ था झगड़ा। आरोपी बेटा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर किया है सुसाइड। मरने से पहले बनाया अपना लास्ट वीडियो। परिजनों के बयानों पर केस दर्ज। फर्रुखाबाद में बंदर के हमले से बचने के दौरान व्यापारी की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत। परिवार में पसरा है मातम। मिर्जापुर में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी की पीट कर हत्या की है, फिर खुद फांसी लगाकर दी जान। आरोपी पहले की भी पत्नी हत्या के मामले में जा चुका है जेल। आगरा के सुभाष बाजार हादसे के 5 दिन बाद बुजुर्ग गंगा देवी का शव बरामद। नाले में चला है रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था और अवैध निर्माण पर सवाल। फर्रुखाबाद में शराब ठेके के बाहर मारपीट। नशे में गाली गलौज का विरोध करने पर किसानों ने युवकों को पीटा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर। गांव में मजदूर ने घर की छत पर फंदा लगाकर दी है जान। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में नहीं मिले आपराधिक सबूत। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस।
अलीगढ़ गैंगरेप केस में दोनों आरोपी भाई भेजे गए जेल। एसएसपी बोले पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में हुई कार्रवाई, जल्द चार्जशीट दाखिल करना होगा प्रयास। अलीगढ़ में राशन वितरण पर सवाल, अंत्योदय कार्ड धारकों को मिली है गंदी चीनी, मिट्टी और कचरा होने का आरोप। फर्श से झाड़ी चीनी बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।